नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के दिन भर की कार्यवाही पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। और सबसे पहले नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध से बाधित हुई कार्यवाही। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन पर गतिरोध जारी। लोकसभा में लखीमपुर खीरी की घटना पर अवरोध के कारण सुचारू रूप से नहीं हुआ विधायी कामकाज। राज्यसभा में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात और बूस्टर डोज की आवश्यकता पर अल्पकालिक चर्चा रही अधूरी। उपसभापति हरिवंश ने 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा और पी चिदम्बरम को नोटिस को नहीं पाया स्वीकार करने योग्य। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर स्पीकर ओम बिरला को दिया कार्यस्थगन का नोटिस। विपक्ष के अवरोध के बीच हुआ सदन में प्रश्नकाल। सदस्यों ने उठाए जनहित से जुड़े कई अहम सवाल। और देश में तेजी से हो रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का दिया जवाब। कहा, आधारभूत ढांचे का निर्माण सरकार की पहली प्राथमिकता। देश जल्द हासिल करेगा प्रतिदिन रिकॉर्ड 40 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य। और सदन दिन भर में सबसे पहले राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। राज्यसभा में बुधवार को 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन को वापस लेने के मुद्दे पर गतिरोध कायम रहा। गतिरोध के कारण सदन की बैठक 3 बार के स्थगन के बाद 3:40 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के अवरोध के कारण शून्यकाल नहीं हो सका। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने लखीमपुर खीरी हिंसा और इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की। विपक्षी सदस्य आसन के पास आकर अपना विरोध जताने लगे, जिसे देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए आसन से पूछा कि उन्होंने सदस्यों का निलंबन का फैसला रद्द करने संबंधी एक नोटिस तैयार किया है। इस पर उपसभापति हरिवंश ने व्यवस्था देते हुए कहा कि उनका नोटिस स्वीकार करने योग्य नहीं है और बगैर सभापति की अनुमति के वो इस प्रकार के नोटिस नहीं दे सकते। इसके बाद उपसभापति ने विरोध के बीच ही प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन जब विरोध नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे के बाद राज्यसभा में गतिरोध के बीच ही कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर अल्पकालिक चर्चा हुई। उपसभापति की ओर से गतिरोध कर रहे सदस्यों ने सदन चलाने की कई बार अपील की। उपसभापति ने कहा कि विरोध कर रहे सदस्यों को दूसरे सदस्यों के अधिकारों को भी देखना चाहिए, जो सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अपील के बावजूद गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बारह सदस्यों के निलंबन रद्द करने संबंधी आनंद शर्मा और पी चिदम्बरम के नोटिस को लेकर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि बगैर सभापति की अनुमति के नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपसभापति हरिवंश ने व्यवस्था देते हुए कहा कि उनका नोटिस स्वीकार करने योग्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के रूल बुक के अनुसार नियम 256 के तहत सदन का कोई भी सदस्य अगर नियमों की अवमानना करता है या कार्यवाही में किसी भी प्रकार से बाधा डालता है तो सभा पीठ उस व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक निलंबित कर सकता है। When the House met this morning, Sri Anand Sharma, Deputy Leader of the Indian National Congress, gave a notice to the Honorable Chairman Rajya Sabha of his intention to move a motion for termination of the suspension of the 12 members of the Rajya Sabha under the proviso to Rule 2562, who were earlier suspended by the House on 29th November 2021.
He raised this matter in the House also immediately after laying of papers. On his persistent demand, Honorable Chairman observed that he will examine the notice given by Sri Anand Sharma. I have now been informed by Honorable Chairman that notice given by Sri Anand Sharma is not accompanied by the motion which he intends to move in the House, and as such the notice given by Sri Anand Sharma is inadmissible. I may also add here that a motion can be moved in the House by any member with the consent of the Honorable Chairman only. सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि वो विपक्ष निलंबित सांसदों को अपने व्यवहार के लिए देश और सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी सांसदों के व्यवहार को लेकर कहा कि अगर वे माफी मांगते हैं तो सरकार निलंबन को रद्द करने पर विचार करेगी। उन्होंने संसद के कर्मचारियों के धैर्य और संयम की भी तारीफ की। We respect the honorable member's sentiment. We respect what the honorable member has said. But she has also seen the way lady marshals were insulted in this house, were attacked in this house. All the staff is serving all the members, is serving to run this house in order. After attacking them, after strangulating the marshals, all they have to do is apologize. That is the least courtesy they can show to the members who are serving this house. He is addressing the chair. On 13th of December, when we are paying homage I have called to the leader of the House. I have called him. who laid their lives to protect the Parliament House, same way, this staff is also working to protect the dignity of this House. If certain members have done wrong, have attacked these marshals, have insulted these marshals, have insulted this House, the least the nation expects is that they apologize, and then we will be very benevolent towards the members. But if they expect that they will attack the marshals, they'll insult lady marshals, and then also they have a right to come back in, I think it is completely irregular. It's quite unfortunate that senior members of the opposition are not willing to repent for the acts of their colleagues. उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 12 सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की मांग की। मॉनसून सत्र में विपक्ष के 12 सांसदों को सदन में अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया गया था। देखिए, ये 11 तारीख का घटना अलग है, 10 तारीख का अलग है, लेकिन उन्होंने जो एलिगेशन बार बार कर रहे हैं 10 तारीख की घटना को लेके यहाँ पर बोल रहे हैं। आपने तो शिक्षा दी 12 तारीख के घटना के ऊपर, लेकिन 11 तारीख के घटना में कोई महिलाएं नहीं थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि देश पहले से कहीं ज्यादा तेजी से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों को लेकर दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अगले 2 सालों में सड़क निर्माण में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में सड़क निर्माण की रफ्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल औसतन हर दिन 38 किलोमीटर NH का निर्माण और विस्तार हो रहा है और इसको बढ़ाकर 40 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई, अब करीब 406 प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ थी, वो स्टॉल प्रोजेक्ट थे, वो बंद पड़े थे। प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, इसका कारण लैंड एक्विजिशन, उसके बाद हम कुछ केसेस में कोर्ट में गए थे, कुछ जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, कुछ जगह लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे। हमने इन सब का रिव्यू किया और मुझे सदन में बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया और सब प्रोजेक्ट फिर से शुरू किए। और आज हमारी जो स्पीड है वो 38 किलोमीटर पर डे तक पहुंची है और इस साल मेरा विश्वास है कि वो 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड इसमें होगी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इस समय मुझे सदन को बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन रोड का ये हिंदुस्तान में हो रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दूसरा ऐसा है कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया गया।
वन लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में हुआ, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। उच्च सदन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर अल्पकालिक चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा विपक्ष के अवरोध के कारण पूरी नहीं हो पाई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए टीएमसी सांसद जीके वासन ने सरकार को टीकाकरण अभियान के लिए बधाई दी। वहीं भाजपा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने वैक्सीन को लेकर दिख रही हिचकिचाहट पर नाखुशी जाहिर की। तो जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। Sir, I would like to congratulate the government and the Prime Minister for doing an efficient work in vaccinating 134 crore people and above, sir. But unfortunately, sir, the virus nature is creating constant threat today in the country, persisting and evolving, sir. To battle this transforming virus, sir, we should be together in the nation and need to promptly and rapidly do our steps, sir. Sir, we all understand that the efficacy rates of vacancies are bound to reduce due to scientific reasons and changing climate, sir. The Ministry of Health has more responsibility today, sir, for guiding and managing various aspects of COVID-19, sir. दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की चपेट में आने वाले मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने भी कहा इसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं। इस नाते भारत सरकार पूरी एहतियात तो बरत रही है, लेकिन इस पर भी सतर्क है कि इससे बहुत अधिक डेथ कैजुअलिटी ये नहीं होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर एंजेलिक कोडजी ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट से अलग हाल के समय में जिन मरीजों का इलाज हुआ था उनमें गंध या स्वाद नहीं आने की कमी थी। जैसे पहले होता था, कोविड के समय में गंध नहीं आता था और ये लोग कहते थे कि पता नहीं लगे, उस प्रकार की स्थिति थी। इसमें मानो बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत होती है। 4 मुद्दे हैं जो बिहार में 9 करोड़ 2 लाख लोगों को टीका किया जा चुका है। ओमिक्रॉन जो बीमारी है इसके बारे में शोध यहाँ के डॉक्टरों को करना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो मृतक कोरोना में मरे हैं वो बिहार सरकार 4-4 लाख रुपए मृतक के परिवारों को देने का काम किया है। हम आपसे निवेदन करना चाहिए कि डॉक्टरों की, नर्सों की और पैरामेडिकल के लोगों को अधिक से अधिक इसमें शामिल होना चाहिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। Single vaccine, there people have taken second dose of vaccine. I want to highlight and also want to understand from the Honorable Health Minister, sir, whether we need this vaccine is working for Omicron patient as well, or whether we need to take another, or we will have some other solution for Omicron. Secondly, हमने सुना ऐसा सर कि जिसने फर्स्ट डोज ले लिया 80% आबादी अगर फर्स्ट डोज भी लेती तो 80% आबादी सिक्योर होती है। सिर्फ 20% आबादी जो है उसके कहीं ना कहीं डर रहता है, खदशा रहता है, बिकॉज उनके कुछ और प्रॉब्लम उनके होता है। इसलिए वरना 100% जो है हमारे जो वैक्सीन बनी है वो सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन फिर भी सेकंड डोज देते हैं कि कोई ना कोई छूट ना जाए, इसलिए बाकी 20% के लिए 80% को भी देना पड़ता है। और इसी के साथ सदन निर्भर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे लोकसभा में आज हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात लोकसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में आज लखीमपुर खीरी हिंसा का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन में अवरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और उसके बाद जब सदन व्यवस्थित नहीं हुआ तो पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कार्य स्थगन का नोटिस दिया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विरोध के बीच ही प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ही रेल मंत्रालय और उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे गए और संबंधित मंत्रियों ने इसके उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से शांत होने की कई बार अपील की, लेकिन जब विरोध नहीं रुका तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मैंने आपको माननीय सदस्य एक अच्छी परंपरा डालना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर मैंने कोई आपका स्थगन खारिज तो नहीं किया ना। अभी स्थगन के समय आप विषय उठाया करें, प्रश्नकाल चलने दें। एक अच्छी परंपरा डालिए कि प्रश्नकाल चलना चाहिए, सारा देश चाहता है। दोपहर 2 बजे जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्षी सदस्य आसन के करीब आके नारेबाजी करने लगे। विपक्ष का विरोध ना थमता देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में गतिरोध के बीच ही प्रश्नकाल आगे बढ़ाया। सदन को 2 बजे तक स्थगित करने से पहले सुबह 11:30 तक 4 प्रश्न लिए गए। इसके अलावा रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गए और संबंधित विभागों के मंत्रियों ने इसका जवाब दिया। To the project ongoing in Mizoram for connecting Mizoram by railway line from Barabi to Sairang. I would ask the Honorable Minister through you, sir, to kindly tell us if there is any plan, future development आपको plan, प्रश्न उठाने के लिए भेजा है। extend the railway line further. Honorable Prime Minister Modi ji has given नॉर्थ ईस्ट में सर 74,485 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शनड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सर फ्रॉम 2009 to 14 only 2,122 crore per year was allocated. Now 7,292 crore is being allocated, sir. Sir, if he can at least tell us whether there is any plan to further extend the railway line from Sairang to South Mizoram. Survey for this area has not yet been done. Let us first reach Aizawl and we will discuss the further needs because that area is very difficult terrain, sir. In that difficult terrain, I'll meet with honorable member and discuss what other things can be done, sir. Government has set up a target of ethanol blending by the year 2022. But in order to achieve this target, the sustainability of the sugar industry is very necessary. So there has been a constant demand for rise in MSP from the sugar industry from 31 rupees to 35 rupees. So I would like to ask Honorable Minister through you, sir, that is the government intending to revise this MSP which was lastly revised in the year 2019? यदि राज्य सरकार पास में लगाना चाहते हैं तो लगाने की अनुमति दे, बशर्ते केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में 35 किलोमीटर दूरी में लगा सकते हैं और उनको लगाना है तो शीरा लेकर के ही एथेनॉल बना सकते हैं। पंतप्रधान जी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, तो मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ मंत्रालय द्वारा कुछ कमेटी की स्थापना की है या क्या मंत्रालय का क्या भूमिका है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इस एथेनॉल में पेट्रोलियम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। पेट्रोलियम विभाग द्वारा 48 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हेतु एथेनॉल की कमी राज्यों वाले टेंडर जारी किए हैं
और ये पेट्रोलियम विभाग उसको जारी करता है, स्वीकृत करता है और वह प्रदेश से आएगी तो हम उसको स्वीकृति देंगे। और दूसरा विषय माननीय सदस्य ने जो उठाया है उस विषय पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि गन्ना 3 महीने तक रहता है। उसके बाद एथेनॉल कहाँ से बनेगा, उसको हमने मक्का में भी लिया है, राइस में भी लिया है। और आपने देखा होगा कि बहुत पहले राइस और मक्का वगैरह वेस्ट चला जाता था। एथेनॉल योजना आने के बाद किसानों को भी लाभ होगा, किसानों की आमदनी दूनी बढ़ेगी और जहां एथेनॉल प्लांट लगा होगा किसानों को तत्काल पेमेंट भी मिलेगा। उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई है इथेनॉल के विषय में और वास्तव में ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अहम भूमिका रही है कि हमारे किसान जो गन्ना बनाते हैं, जो हमारी शुगर मिल्स देश भर में बड़े पैमाने पे रोजगार देती हैं, हमारे को चीनी में आत्मनिर्भर बनाए और विदेशी मुद्रा से जो पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल आता है उसको भी कम करके हमारा देश आत्मनिर्भर हो, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। वास्तव में जब हम 2014 में आए तब मात्र 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग होता था, आज 8% से ज़्यादा हो रहा है और आने वाले 3-4 साल में ये बढ़ के 20% होगा। चीनी मिलों की जो ड्यूज पहले वर्षों तक नहीं दी जाती थी, आज के दिन पिछले चीनी सीजन तक लगभग पूरी ड्यूज दे दी गई है। थोड़ा सा अमाउंट बाकी है जो हाल में चीनी के लिए गन्ना लिया गया वो दिया जा रहा है। ये अन्य योजनाओं के तहत चीनी मिलों को भी मजबूत किया गया, चीनी किसान गन्ना किसानों को भी मजबूत किया गया और इसी के तहत जो अलग अलग सुझाव आए हैं उसमें लगातार हम संपर्क बनाए रहते हैं। हमारे माननीय सांसदों को बताना चाहूँगा कि 1 दिसंबर में इस महीने सभी लोग जो इथेनॉल प्लांट्स लगा रहे हैं उनके साथ चर्चा करके उनके साथ क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है वो देख के हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इथेनॉल प्लांट्स लगे। किसी को कोई समस्या हो तो उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज के दिन निर्यात में भी बड़े पैमाने पे शुगर का निर्यात हुआ है, लगभग 70 लाख टन पिछले वर्ष, इस वर्ष भी 35 लाख टन निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट बन गए। चीनी के दाम भी मार्केट में अच्छे हैं। तो एक प्रकार से गन्ना किसान और शुगर मिल्स को पूरे इस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का काम इस सरकार ने किया। आदिवासी बहुल संसदीय क्षेत्र में स्थित वर्षा गढ़चिरौली रेलवे निर्माण कार्य को अविलंब पूरा कराए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और वर्षा को कब तक जनजातीय जनपद गढ़चिरौली से रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का विचार है? सर, माननीय सांसद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया सर। जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया है सर। ये ट्राई जंक्शन एरिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो वर्षा से गढ़चिरौली का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जैसा माननीय सांसद महोदय ने भी जिक्र किया, फॉरेस्ट की बहुत सारी दिक्कतें थी। मैं आपको ये जानकारी देते हुए अति खुशी होती है कि फॉरेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। ऑलरेडी मिटिगेशन मेजर्स क्या लेने पड़ेंगे उस पर मिनिस्ट्री ने हमको एडवाइस किया है। 235 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1096 करोड़ हो गई है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। जैसे ही वो कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाता है, हम कटिबद्ध हैं इस प्रोजेक्ट को तेजी से करने के लिए। और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।